नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोग 18 जून का पेपर डिस्कस कर रहे थे। हमने 20 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे देखेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आज ना आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपको मैच करना है टूल टाइप को उनकी टेक्नोलॉजी से। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर टूल टाइप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाए जाते थे। ओके, यहाँ पर एड्ज है, क्लीवर है, कॉर्डेट है और चॉपिंग है। ठीक, सो चलिए इसको मैच करते हैं। देखिए एड्ज एक नियोलिथिक टूल है, तो नियोलिथिक पीरियड में हम लोग जो टूल टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो कौन सी थी, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, तो ए का थर्ड हो जाएगा। देन अगर क्लीवर की बात करें तो क्लीवर बनाने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, क्लैक्टोनियन मेथड यूज़ करते थे। ओके, देन कॉर्डेट बनाने के लिए, कॉर्डेट टूल टाइप के लिए हम लोग सॉफ्ट हैमर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। चॉपिंग, ये तो सबसे इजी है, सबको पता होना चाहिए कि चॉपिंग किससे होता है, ब्लॉक एंड ब्लॉक से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए को थर्ड से मैच करना है, बी को फर्स्ट से। ए को थर्ड से अगर आप देखो तो केवल ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जिसमें ए को थर्ड से मैच कराया गया है और डी को फोर्थ से। डी को फोर्थ से दो में है, लेकिन ए को थर्ड से केवल एक ही ऑप्शन में है। एड्ज को इससे मैच कराया गया है ग्राइंडिंग से। ठीक है, तो जी पता होगा कि एड्ज एक नियोलिथिक टूल है। नियोलिथिक पीरियड में हम लोग ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ये सारी टूल टेक्नोलॉजीज यूज़ करते थे, वो उसने ये क्वेश्चन आसानी से करेक्ट कर लिया होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपसे पूछ रहा है, फॉरेजिंग एज अ मोड ऑफ सब्सिस्टेंस टिल रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ। मतलब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी ट्राइब है जो रिसेंट में फॉरेजिंग को एज अ मोड ऑफ सब्सिस्टेंस क्या करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। फॉरेजिंग का मतलब क्या हुआ कि हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है, अपनी लिवलीहुड के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन है, बैगा है, गदाबाज है, इरूलाज है, कोटस है और कतर है। देखिए ये जितनी भी ट्राइब के नाम आप देख रहे हो, सबसे पहले ये क्या है, ये सारी पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आती है। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ क्या पाई जाती है, टेक्नोलॉजी पाई जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए बैगा, इरूलाज, कोटस और कदर्स, ये क्या है, ये प्योर। आपसे पूछा जा रहा है कि सब्सिस्टेंस तो है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी तो है, लेकिन सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में भी कौन फॉरेजर्स हैं, कौन हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। तो गदाबाज को छोड़कर ये जितने भी हैं, बैगा, कोटस, कादर, इरूलास, ये क्या है, फॉरेजर्स में आते हैं। ठीक है, मतलब ये हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर क्या होती है, इनकी लाइफ डिपेंड करती है। ठीक, गदाबाज क्या होते हैं, गदाबाज एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, ये लेबर्स होते हैं एक, और 61% लगभग इसमें क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं और लेबर्स होते हैं इसमें। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी, डी और ई, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेकिन गदाबाज भी पीवीटीजी में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए ये भी बता देती हूँ कौन ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैगा ट्राइब मेनली कहाँ पाई जाती है, मेनली पाई जाती है एमपी और छत्तीसगढ़ में। एमपी की ये पीवीटीजी ट्राइब में आती है। एमपी में 3 पीवीटीजीज हैं बस, तो इनका नाम याद कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बैगा है, बैगा के बाद क्या है, भारिया है और कौन सी है, सहरिया है, सहरिया। ठीक, तो भारिया कहाँ पे पाई जाती है, भारिया ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अगर आप एमपी का मैप ऐसे देख लीजिए, यहीं पर मैं आपको अच्छे से याद दिला दे रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आप, ये एमपी का मैप है, तो ये जो राजस्थान से लगा हुआ पोर्शन है एमपी का, नॉर्थ ऊपर वाला, यहाँ पर सहरिया ट्राइब पाई जाती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर कौन सी ट्राइब पाई जाती है, सहरिया ट्राइब। सहरिया ट्राइब को लेजी ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, बहुत आलसी होती हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एरिया है छिंदवाड़ा वाला, छिंदवाड़ा में पतालकोट जो एरिया है, यहाँ पर भारिया ट्राइब पाई जाती हैं, भारिया और बैगा, ऐसे सेंट्रल पार्ट में बैगा पाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 ट्राइब हैं। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आती है तो कुछ ऐसे याद कर लीजिए कि भारी बैग लेकर शहर को गए, भारी बैग लेके शहर को गए। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया है, आपको हेल्प होगी इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं गदाबाज की। तो गदाबाज, 1 सेकेंड, ये जो, हाँ, गदाबाज जो है ये ट्राइब कहाँ की है, ये ट्राइब बिलोंग करती है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, लेकिन ये पीवीटीजी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की पीवीटीजी है। ठीक, फिर इरूलास कहाँ की ट्राइब है, तमिलनाडु की पीवीटीजीज में आता है। कोटास भी तमिलनाडु में आता है और कादर्स जो है ये केरला की है। ठीक है, और कादर जो है ये एकदम प्योर हंटिंग एंड गैदरिंग, अगर आपसे पूछा जाए तो ये एकदम प्योर हंटर और गैदरिंग जो है कम्युनिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। वहाँ पर आपसे पूछा गया था फॉरेजिंग कम्युनिटी, यहाँ पर आपसे पूछा जाए पेस्टोरल कम्युनिटी, मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ पर कौन है, भारवाड़ है, बरैक है, महाली है, मधुपट्टास है और रैकस है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पेस्टोरल कम्युनिटी कौन है। देखिए ये जो भारवाड्स हैं ये कहाँ पर हैं, ये गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो रैकस है कहाँ की, राजस्थान की।
ठीक। ये कैमल, शीप, ये सब हट करते हैं। ये क्या है, प्योरली पेस्टोरल कम्युनिटी है। कौन सी, पेस्टोरल कम्युनिटी है ये दोनों। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ई, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा देखिए जो बैरक हैं ये लोग क्या होते हैं, ये लोग वीवर्स होते हैं। और ये जो महालिस हैं ये लोग क्या होता है, ये बास्केटरी करते हैं, बास्केट बनाते हैं, ठीक है, बैम्बू की बास्केट बनाते हैं, ठीक है, बास्केटरी करते हैं, बास्केट बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रैपिड रूरल रिप्रेजेंट मेथड। रैपिड रूरल रिप्रेजेंट मेथड के लिए क्या ट्रू लिखा है, ठीक है। देखिए आरआरए और पीआरए दोनों दो मेथड हैं। अगेन एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, आरआरए पीआरए के बारे में मैंने आपसे बात करी थी एक बार, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा पावर्टी थी, बहुत ज़्यादा रिच और पुअर के बीच में गैप आ चुका था। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत थी कि कैसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, पुअर्स की अपलिफ्टमेंट हो सके, ओके, ठीक है। तो इसके लिए क्या आते हैं, दो इंपॉर्टेंट मेथड हमारे सामने आते हैं। एक आता है आरआरए, दूसरा आता है पीआरए, ठीक। क्या, आरआरए और फिर पीआरए। देखिए आरआरए मतलब रैपिड रूरल रिप्रेजेंट, पीआरए मतलब पार्टिसिपेटरी रूरल रिप्रेजेंट, जैसा नाम है वही मतलब है। देखिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है वो ये जो मेथड्स थे वो किसके लिए थे, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब गांव के लोग जो हमारे विलेज में रहने वाले लोग थे उनके लिए पॉलिसीज बनाने के लिए ये मेथड आए थे, उनकी स्टडी करने के लिए मेथड आए थे, ठीक। अब पहले बात करते हैं आरआरए की। आरआरए क्या है, रैपिड रूरल रिप्रेजेंट है। मतलब इस मेथड में क्या था, इस मेथड में जो फोकस था, ठीक, जैसे मैं कहूँ कि ये विलेज है, अब आरआरए के थ्रू अगर हम स्टडी करेंगे तो इस विलेज में क्या प्रॉब्लम है, इस विलेज में किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, ये सारा फोकस जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आउटसाइडर, मतलब जो रिसर्चर है, ठीक है, जो एजेंसी है जो स्टडी करने आई है, ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉडी स्टडी करने आई है, वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा इस गांव में किस तरह की परेशानी है। जो फोकस है स्टडी का वो कौन डिसाइड करेगा, आउटसाइडर डिसाइड करेगा, ठीक। और इसके बाद जो स्टडी करने के बाद जो डेटा मिलेगा उस डेटा को यूज़ कौन करेगा, वो डेवलपमेंटल एजेंसी यूज़ करेगी, वो गवर्नमेंट बॉडी यूज़ करेगी इनके यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक। आई होप अब देखिए एक और चीज़, ये जो डेटा मैं आपसे कह रही हूँ कि डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो इसमें आरआरए में क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, केस स्टडी करते हैं, ठीक। मतलब कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक। मतलब इसमें कुछ तो कमी रह जा रही है। अब ये जो कमी थी इसको पूरा करने के लिए एक नया मेथड आता है जिसका नाम है पीआरए। पीआरए में क्या है, यहाँ देखिएगा, पीआरए क्या है, पार्टिसिपेटरी रूरल रिप्रेजेंट है ना, पार्टिसिपेटरी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो विलेज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है, उनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है स्टडी में। उनसे पूछा जा रहा है कि अच्छा आप बताइए कि आपके गांव में, आपके विलेज में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ रहते हो, आप मुझे इनसाइडर व्यू ज़्यादा अच्छे से दे सकते हो। तो फोकस जो है उसको कौन डिसाइड करेगा, इस बार इनसाइडर्स डिसाइड करेंगे, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो डिसाइड करेंगे फोकस को, ओके। और देखिए पीआरए में जो इंड प्रोडक्ट होगा उसको कौन यूज़ करेगा, कम्युनिटी यूज़ करेगी, ठीक। में क्या था, यहाँ पर रिसर्च हुआ, रिसर्च का डाटा मिला, रिसर्चर ने उसको डेवलपमेंट एजेंसी तक पहुँचा दिया। इसके बाद देखिए इंटरवेंशन होता है, कोई एक्शन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो रिसर्च डाटा बस केवल रिसर्च स्टडी के लिए ही हो, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, पीआरए में क्या है, क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्व है तो कम्युनिटी फोर्स करेगी, कम्युनिटी कहेगी कि आप एक्शन लीजिए, आप इस पर काम करिए, ठीक है ना। तो ये आरआरए और पीआरए के बीच में बेसिकली मेन डिफरेंस होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी देखिए और ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, फोकस ऑफ आरआरए इज डिसाइडेड बाय द आउटसाइडर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाहर लोग डिसाइड करते हैं कि फोकस क्या होगा स्टडी का, और इंड प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा, डेवलपमेंटल एजेंसीज यूज़ करती हैं, ओके। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 में आपसे पूछ रहा है, जयपाल सिंह मुंडा वॉज अब फेमस। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे, हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में खेला था, लीडर थे जिनके अंदर एक सेपरेट स्टेट झारखंड की डिमांड हुई थी, क्रिकेट प्लेयर थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली थी, या फिर ऐसे लीडर थे जिनको धरती आबा बोला जाता है। देखिए मुंडा एक हॉकी प्लेयर थे, इन्होंने 1928 का समर ओलंपिक्स खेला था। इसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स में आते हैं, इंडियन पॉलिटिशियन थे, इन्होंने झारखंड पार्टी बनाई थी और झारखंड एज सेपरेट स्टेट की मांग की थी कि जिनको धरती आबा नहीं, इनको बोलते थे मारंग गोमके। क्या बोलते थे, मारंग गोमके। और मारंग गोमके का मतलब होता है द ग्रेट लीडर,
ओके। और ये जो यहाँ पर लिखा गया है धरती आबा, तो धरती आबा किसको बोलते हैं? धरती आबा बोलते हैं बिरसा मुंडा जी को, बिरसा मुंडा जी को बोलते हैं धरती आबा। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड की। ये एक हॉकी प्लेयर थे और इन्होंने झारखंड एज अ सेपरेट स्टेट की डिमांड करी थी, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। ये तीसरा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड विद एल.एच. मॉर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। पहला है हिज वर्क इन्फ्लुएंस कार्ल मार्क्स। पहले पॉइंट की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम सही है कि कार्ल मार्क्स जो थे वो एल.एच. मॉर्गन से इन्फ्लुएंस थे। इनफैक्ट एल.एच. मॉर्गन की जो बुक है एंशिएंट सोसाइटी, जो कि कब आई थी? इन द ईयर 1877 में आई थी। इस बुक से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कार्ल मार्क्स कि इसकी जो पार्शियल नोट थी वो आपको एक बुक एग्जाम में पूछी जाती है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, मैंने ये बुक आपके साथ डिस्कस की है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अदर स्टेट, ये बुक किसकी है? फ्रेडरिक इंगल्स की है ना। इंगल्स की इस बुक में जो पार्शियल नोट्स हैं वो किसने लिए हैं? वो कार्ल मार्क्स ने एंशिएंट सोसाइटी से लिए हैं। कि ये जो एंशिएंट सोसाइटी वर्क है एल.एच. मॉर्गन का, ये पहला काम है ऑन फैमिली इकोनॉमिक्स। फैमिली की इकोनॉमिक्स समझने का पहला बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो एंशिएंट सोसाइटी है। ओके, कार्ल मार्क्स और एल.एच. मॉर्गन, ये फ्रेडरिक इंगल्स, ये सब कंटेम्परेरी थिंकर्स थे, लेकिन केवल कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस नहीं थे। अब अमेरिका के एक ऐसे अकेले थिंकर हैं जिनको चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रॉइड, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने साइट करा है, ठीक। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ही डिड फील्ड वर्क टू कलेक्ट डाटा। एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि टाइलर, मॉर्गन, ये लोग क्या थे? ये लोग आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ये लोग फील्ड पे डाटा कलेक्ट करने नहीं जाते थे, बल्कि ये अलग अलग मिशनरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनके थ्रू जो है डाटा को क्या आते थे और फिर उसकी स्टडी करते थे। ये एकदम गलत पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही यूज स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर एनालिसिस। ये भी पॉइंट गलत है, क्योंकि एल.एच. मॉर्गन ने कभी भी स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं यूज़ किया। स्टैटिस्टिकल मेथड के लिए अगर किसी का नाम सबसे पहली बार हम सुनते हैं तो वो सुनते हैं इमाइल दरकीम का। दरकीम जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार सुसाइड की स्टडी में स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ करा था, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आपसे कह रहा है ही वॉज अ पायनियर ऑफ कम्युनिटी स्टडीज़ इन एंथ्रोपोलॉजी। कम्युनिटी स्टडीज़ के बारे में अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी में, तो ये पायनियर थे। तो हाँ, टाइलर, मॉर्गन, ये लोग पायनियर कंसीडर किए जाते हैं कम्युनिटी स्टडीज़ में, एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये पॉइंट भी एकदम सही है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज अडॉप्टेड बाय अमेरिकन इंडियन ट्राइब। एकदम सही पॉइंट है। मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था एल.एच. मॉर्गन से रिलेटेड या फिर ट्राइब से रिलेटेड। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो कुछ वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि एल.एच. मॉर्गन सेनेका ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। और देखिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लीग ऑफ इराक्वाइज। आप लोग इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक पढ़ते होंगे। तो वहाँ पर जो इराक्वाइज थी, वहाँ पर कौन? सेनेका ट्राइब की काफ़ी लंबे समय तक स्टडी की थी। तो सेनेका ट्राइब ने इनको क्या किया था? इनको अडॉप्ट कर लिया था। ओके, सेनेका ट्राइब ने इनको अक्टूबर 1847 को सेनेका ट्राइब ने इनको क्या किया था? अडॉप्ट कर लिया था। और अडॉप्ट करने के बाद इनको नाम दिया था, और वो नाम क्या था? वो नाम था टायाटावाकुग, ठीक है। ये इनको नाम दिया था एल.एच. मॉर्गन को, ठीक है। तो एल.एच. मॉर्गन का सेनेका ट्राइब में ये नाम था टायाटावाकुग, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। ए करेक्ट है, उसके बाद डी करेक्ट है और ई करेक्ट है। तो ए डी ई देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ए डी ई, ठीक। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इन्होंने जो बी लिखा है, यही बी जो है वो डी होना चाहिए था, और करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ट डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनल एंड नॉमिनल वेरिएबल, ठीक। कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ऑर्डिनल और नॉमिनल वेरिएबल को बेस्ट तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? हिस्टोग्राम के थ्रू, पाई डायग्राम, बार, या फिर लाइन ग्राफ। देखिए नॉमिनल वेरिएबल के लिए नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या है, ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक। अब देखिए नॉमिनल वेरिएबल के लिए हम लोग पाई या फिर बार चार्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई। और ऑर्डिनल वेरिएबल के लिए हम कौन सा ग्राफ यूज़ करते हैं? बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपसे पूछ रहा है स्विंग ब्लो टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज। तो स्विंग ब्लो टेक्निक किसको बोलते हैं? क्लैक्टोनियन टेक्निक को बोलते हैं। लेवोल्यूशन में क्या बनता है? टॉर्टोइस स्कोर बनता है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। टॉर्टोइस स्कोर किस बनता है? तो लेवोल्यूशन टेक्निक बनता है। ओके चलिए, मोपिन इज अ फेस्टिवल ऑफ, मोपिन किस ट्राइब का फेस्टिवल है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, गैलोस। ये कब मनाया जाता है? मोपिन अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। किस लिए? ये कम्युनिटी की वेलबींग और गुड हार्वेस्ट के लिए ठीक है, भगवान जी को थैंक्स करने के लिए मनाया जाता है। ओके इसके अलावा देखिए ये सब ट्राइब्स कहाँ की है? मिसिंग ट्राइब जो है वो कहाँ की है? असम की है। ठीक, अपतानिस कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की है। मिजोस कहाँ की है? मिजोरम की है। और गैलोस ये भी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। ओके ये भी ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आपसे पूछ रहा है हु एमंग द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्क ऑन द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के टेम्पल आर्किटेक्चर पे किसने काम किया? किसने किया है? एन के बोस ने किया है। एन के बोस की एक बुक भी है जिसका नाम क्या है? कैनन्स ऑफ उड़ीसन आर्किटेक्चर। ओके तो ये भी बुक भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए। 31 में आपसे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जजमानी सिस्टम। ठीक है, तो जजमानी सिस्टम की स्टडी में किसने कंट्रीब्यूट किया? देखिए जजमानी सिस्टम टर्म किसने दिया है? विलियम वाइजर, मैंने आपसे कई बार बताया है। कंट्रीब्यूट किसने किया है? तो एम एन श्रीनिवास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए लुई दूमे है, बीडलमैन है, इन लोग का भी नाम आता है जजमानी सिस्टम की स्टडी में। ठीक, देखिए ए आर देसाई एक नाम है, अगर आप ए आर देसाई के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ए आर देसाई का कमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, जजमानी सिस्टम पे। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसने कंट्रीब्यूट करा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एम एन श्रीनिवास। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 32 में आपसे पूछ रहा है द पूरम्स आर एथनोग्राफिकली वेल नोन बिकॉज ऑफ देयर। पूरम जो ट्राइब है, पूरम ट्राइब कहाँ की है? मणिपुर की ट्राइब है। ये एथनोग्राफिकली इतनी फेमस क्यों है आपसे पूछा जा रहा है? ये क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ देयर एसिमेट्रिकल अलाइंस। देखिए लेवी स्ट्रॉस दो तरह के अलाइंस की बात करते हैं, एक सिमेट्रिकल एक एसिमेट्रिकल अलाइंस। सिमेट्रिकल अलाइंस में क्या होता है? मान लीजिए ये दो लीनियज है, इनके बीच में ही आपस में वाइब्स का एक्सचेंज होता है। ठीक, जिससे क्या होता है? एक बैलेंस बना रहता है, एक बैलेंस क्रिएट रहता है पावर का। ठीक, लेकिन इस अलाइंस में क्या होता है? अलग अलग लीनियज में शादी होती है और जरूरी नहीं है कि आप इनके यहाँ शादी कर रहे हो कि आपके यहाँ शादी करेंगे, ये चीज़ नहीं होती। और ये चीज़ नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? एक पावर का इम्बैलेंस होता है। ठीक है, पावर का इम्बैलेंस होता है जो कि कहाँ? पूरम्स में देखने को मिलता है। ओके तो ये एसिमेट्रिकल अलाइंस के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्शन इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ। ये डिस्टिंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? पेरियर बुर्दो का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 में देखिए आपसे पूछ रहा है द 5th शेड्यूल्ड स्टेट्स आर मोस्टली लोकेटेड इन। 5th शेड्यूल्ड स्टेट जो है इंडिया में मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। सेंट्रल और सदर्न इंडिया में 5th शेड्यूल्ड स्टेट आते हैं। इसमें जैसे झारखंड हो गया, आपका गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारे स्टेट 5th शेड्यूल्ड स्टेट में आते हैं। 6th शेड्यूल में कौन आता है? 6th शेड्यूल में मैंने कई बार आपको बताया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट किस में आते हैं? 6th शेड्यूल में आते हैं। और 35 में देखिए आपसे पूछ रहा है एक्सटर्नल रियलिटी अवेट्स आवर डिस्कवरी थ्रू अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग गुड अप्रॉक्सीमेशन टू द ट्रुथ बेस्ट डिस्क्राइब। क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को ये लाइन डिस्क्राइब करती है कि रैशनलिस्ट व्यू को, कि पॉजिटिविस्ट व्यू को, कि इंटरप्रेटिव व्यू को। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस आप समझिए। इस सेंटेंस में आपको सिंपली समझाया जा रहा है कि जो हमारी जो एक्सटर्नल रियलिटी मतलब आप जिस दुनिया में रह रहे हो और उस दुनिया में होने वाले अलग अलग जो फिनोमिनास हैं, ठीक है, जो अलग अलग फिनोमिना हो रहे हैं, अलग अलग जो चीज़ें हो रही हैं, वो क्या हैं? वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से आपने एक्यूरेट, एकदम पूरी तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ आपने ढूंढ लिया है, नहीं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग गुड अप्रॉक्सीमेशन, मतलब हम धीरे धीरे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स लेते हैं, ठीक, कि हम जान सके कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है क्या। मतलब जो हमारी डिस्कवरी है वो क्या है? वो स्टैटिक नहीं है, वो क्या है? अभी वो डायनेमिक स्टेज में है। हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं? अपने नॉलेज को और इनरिच करते हैं, अपने नॉलेज को और क्या करते हैं? और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक। और ये पहुंच सके जो हमारा अल्टीमेट ट्रुथ है वहाँ तक पहुंच सके। तो ये जो लाइन है वो पॉजिटिविस्ट व्यू को एक्सप्लेन कर रही है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, ठीक है, हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं।
ये जानने के लिए कि रियलिटी एग्जैक्टली क्या है, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिविस्ट व्यू, ठीक है, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव नॉलेज पे फोकस करता है। देखिए 36 में आपसे पूछ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेटाइजेशन एज सोशल मोबिलिटी इज गिवन बाय। कॉन्सेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, यहाँ पर होना चाहिए TION, ओके। देखिए ये जो टर्म है इसको ओरिजिनली जिसने दिया था वो थे फ्रांत्स फैनॉन। कौन थे, फ्रांत्स फैनॉन, ठीक। इन्होंने अपने वर्क ब्लैक स्किन वाइट मास्क में ये टर्म सबसे पहले यूज़ किया था, लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज करने का जो क्रेडिट है वो जाता है किसको, पाउलो फ्रेरे को। पाउलो फ्रेरे जो थे ब्राज़ीलियन एजुकेटर हैं और ये अपने वर्क 1970 में इनका एक वर्क पब्लिश होता है जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। उसमें इस टर्म को यूज़ करते हैं। क्यों इस टर्म को यूज़ करते हैं, देखिए उस टाइम क्या था कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ थी वहाँ पर क्या चल रहा था, बहुत अनरेस्ट चल रहा था, वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी और क्या था कि लोगों को सफरेज मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, वहाँ पर सफरेज मूवमेंट चल रहा था। सफरेज मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जो वोटिंग राइट्स के लिए जो मूवमेंट चलते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट जब मैंने आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करी तो वहाँ पर मैंने सफरेज मूवमेंट की बात करी, तो यहाँ पर भी सफरेज मूवमेंट चल रहा था वोटिंग राइट्स के लिए। तो लोगों को लिटरेट करने के लिए, लिटरेसी की इन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरत है यहाँ पर कि लोग अपने राइट के बारे में बोले, तो तब ये टर्म यूज़ करते हैं कॉन्सेटाइजेशन। और इसमें ये कहते हैं कि कॉन्सेटाइजेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेटाइजेशन का मतलब है क्रिटिकल कॉन्शियसनेस से, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस से। मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर एबिलिटी हो, आपको इतना एबल बना दिया जाए, आपके अंदर एबिलिटी हो कि आप इंटरवीन कर सको। क्या कर सको, आप इंटरवीन कर सको रियलिटी में, इन रियलिटी की वास्तविकता क्या है उसमें आप क्या करो, उसमें आप इंटरवीन कर सको। किस लिए, इन ऑर्डर टू चेंज इट, उसको बदलने के लिए, ठीक। तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू इंटरवीन इन द रियलिटी इन ऑर्डर टू चेंज इट, ठीक। तो इस वजह से ये चाहते थे कि लोग जो है वो क्या हो, लिटरेट हो, जाने और अपने राइट्स के लिए बोलें, ठीक। तब ये टर्म आता है क्रिटिकल कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्सेटाइजेशन का, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 में आपको मैच करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस को, इंडिकेटर्स एंड कट ऑफ वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस है एज पर WHO। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, BMI हमने डिस्कस करी थी, लेकिन हमने वैल्यूज़ को किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में हमने डिस्कस करा था। लेकिन यहाँ पर आपसे किस में पूछी जा रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको वैल्यूज़ दी हैं एज पर WHO। सो आइए इसको भी सीख लेते हैं। इसके साथ इसका जो चार्ट है WHO का, ये जो चार्ट है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप ओवरवेट को मैच कराएंगे 4th से, उसके बाद ओबीज जिनका BMI फॉर एजेस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में है, सीवियरली अंडरवेट तो ये किस में जाएंगे, वेट फॉर एज -3 ST, और मॉडरेटली अंडरवेट, वेट फॉर एजेस -2 ST और 3 ST ऑफ द मीडियन, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A का 4th, B का 4th, B का 3rd, A का 4th, B का 3rd, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में आपको मैच करना है एंथ्रोपोलॉजिस्ट और उनके रिसर्च एरिया को। पहले हैं PK सेठ ने प्राइमेट स्टडी में कंट्रीब्यूट किया है, इनकी बुक है द प्राइमेट करके। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट खोलोगे डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की, तो वहाँ पर आपको PK सेठ का नाम मिलेगा फॉर्मर एंथ्रोपोलॉजिस्ट में। देन SRK चोपड़ा का वर्क है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में। देन PC विश्वास जो हैं प्रफुल्ल चंद्र विश्वास, इन्होंने डर्मेटोग्राफिक्स में काम किया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। देन SS सरकार का किस पे काम है, ब्लड ग्रुप, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ट्विन स्टडीज, ओके। सो ऑप्शन क्या होगा, तो A का 4th, B का 3rd, C का 2nd, T का 1st, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 में आपको मैच करना है विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, एक्सप्लेनेटरी मॉडल ऑफ इलनेस, कम्युनिटास और स्कीमा। कम्युनिटास मैंने आपको अभी पिछले पेपर में समझाया था, अगर आप देख कर गए होंगे तो आपको पता होगा कम्युनिटास किसका कॉन्सेप्ट है, विक्टर टर्नर का। देन एक्सप्लेनेटरी मॉडल ऑफ इलनेस किसने दिया है, ऑर्थर क्लीनमैन ने दिया है। विजुअल एंथ्रोपोलॉजी किससे रिलेटेड है, पॉल हॉकिंग से। और स्कीमा एंड कल्चरल मॉडल किसका है, रॉड डी एंड्रेट का है, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो, A का 3rd, B का 4th, C का 1st। यहाँ पर देखिए तो A का 3rd, B का 4th, C का 1st इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर 40 देखिए, 40 में फिर हमें मैच कर रैंटी हैं, फॉसे हैं, बेंजामिन पॉल है और जॉर्ज बेलिंडेर हैं। देखिए इसमें से एक नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, वो है फॉसी। फॉसी किस पे चले जाएंगे, प्राइमेटोलॉजी में। ओके, देन बात करें दुरांती की, तो ये किससे रिलेटेड हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से। बेंजामिन पॉल जो है ये मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है और जॉर्ज बेलिंडेर पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी से। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर ए का 4th, बी का 3rd, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 41 देखिए, 41 में आपको मैच करना है, यहाँ पर लीडर्स हैं और उनसे रिलेटेड मूवमेंट्स है। पहला है बुद्धू भगत, तो बुद्धू भगत किससे बिलोंग करते हैं, लड़का मूवमेंट से। देन तीरथ सिंह, तीरथ सिंह किससे बिलोंग करते हैं, खासी मूवमेंट से। देन सिद्धू एंड कानू मुर्मू, देखिए यहाँ पर मुर्मू लगा है। मुर्मू जो टाइटल है वो किस में यूज़ किया जाता है, संथाली ट्राइब में। ठीक, जैसे हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो वो किससे बिलोंग करती हैं, संथाली ट्राइब से बिलोंग करती है ना। तो अगर आपको ये पता होगा कि मुर्मू जो है ये टाइटल, तो तब भी आप इसको मैच कर लेते कि ये किस में जाएगा, संथाली हुल से। और लक्ष्मण नायक जो है, लक्ष्मण नायक कोरापुत मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। ओके, कोरापुत एक जगह थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो इसीलिए इसका नाम कोरापुत मूवमेंट रख दिया गया, इससे लक्ष्मण नायक बिलोंग करते हैं। ठीक, तो अब इसको जब मैच करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ए को फर्स्ट से और बी को 3rd से, ए को फर्स्ट, बी को 3rd, मतलब ऑप्शन नंबर 2nd इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। 42 में हमें मैच करना है, यहाँ पर बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं। पहली बुक है एंथ्रोपोलॉजी एंड कोलोनियल एनकाउंटर, ये किसकी बुक है, ये बुक है तलल असद की। देन दूसरी बुक है मार्क्सिस्ट एनालिसिस एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये बुक है मॉरिस बलोच की। देन नॉट बाय जीन एलोन, ये किसकी बुक है, ये है रिचर्डसन एंड बॉयड की, मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा। और स्टोन एज इकोनॉमिक्स, वेरी फेमस बुक ऑफ मार्शल सेलिन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में आपको ट्राइब्स दी गई हैं और स्टेट दिए गए हैं, आपको मैच करना है। देखिए इसी वजह से ऊपर जितनी भी ट्राइब आई है मैं आपको स्टेट बताती हुई आई हूँ, सो दैट कि आप उसको नोट कर लें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, अब पहली ट्राइब है देखिए चोला नाइक्यान। चोला नाइक्यान जो ट्राइब है कहाँ की है, केरल की है। देन भारिया, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि भारिया, सहरिया एंड बैगा, ये 3 जो ट्राइब हैं ये मध्य प्रदेश की, एमपी की जो है कैसी ट्राइब है, PVTGs हैं। भारिया कहाँ होती है, एमपी के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट एरिया में जाए, इसीलिए बहुत फेमस है पातालकोट एरिया। देन चेंचूस ट्राइब जो है ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। अगर आपको आइडिया होगा, आपने न्यूज़ देखा होगा, तो जो RRR मूवी के एक्टर है रामचरण, उनका जो बच्चे, उनकी जो बेटी हुई आई थिंक, उन्होंने चेंचूस ट्राइब से उसको आशीर्वाद ब्लेसिंग सेरेमनी में बुलाया था और उसका नाम भी चेंचूस ट्राइब से ही रिलेटेड कुछ उन्होंने रख रखा है। फिर टोटस जो ट्राइब है ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल से। तो ए को 3rd से मैच कराएंगे, बी को 1st से, ए को 3rd, बी को 1st से केवल एक में, मतलब अगर आपको भारिया पता होगा, इतनी फेमस ट्राइब है एमपी की, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिए गए हैं और उनका एरिया ऑफ वर्क है, हमें मैच करना है। पहले है मिशेल रुसाल्डो। मिशेल रुसाल्डो जो हैं ये एक फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। देन जैक लेकॉन बिलोंग करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। देन फेडरिक बर्थ का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। और एडवर्ड साइड ने कहाँ काम किया है, पोस्ट कॉलोनिस्ट है। ठीक, इनका बहुत फेमस वर्क है ओरिएंटलिज्म, मैंने आपको एक बार बताया है किसी क्वेश्चन में इसको। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ए को हमें 4th से मैच कराना है, ए को 4th, बी को 3rd से, बी को 3rd से, देन ए को 4th, बी को 3rd, सी को 2nd एंड डी को 1st, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 45 में देखिए आपको ऑथर्स दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई, हमें मैच करना है। पहले है चाइल्ड की बुक कौन सी है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। देन बॉर्डर्स की बुक कौन है, द ओल्ड स्टोन एज। देन हॉडर की बुक कौन है, हॉडर की बुक है सिम्बल्स इन एक्शन। और KP ओकले मैन द टूल मेकर। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए को 2nd से मैच कराना है, बी को 1st से, देन सी का 4th एंड डी का 3rd। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2nd इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 में आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना बाय एनी नॉन मटेरियल फोर्सेस सच एज माइंड और स्पिरिट और डाइटी थिंग्स विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाई मेथड्स ऑफ साइंस इज रिफर्स टू एस। तो ये तो सबको आना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2nd दैट इज मानाइस्ट। इसके अलावा हम और कौन कौन से रिलीजियस बिलीव पढ़ते हैं, एनिमिज्म। ठीक, एनिमिज्म किसने दिया है, टाइलर ने, मैंने आपको एक वीडियो में सारे बताए थे। एनिमैटिज्म, ये कहाँ पर, इसको किसने दिया है, RR मैरिट ने। और जहाँ पर एनिमैटिज्म पढ़ते हैं वहीं पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मानाइज्म पढ़ते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए टोटेमिज्म है, ये किसने दिया था, दुर्खीम ने। दुर्खीम जब अरुंडा ट्राइब की स्टडी करते हैं। देन नेचुरिज्म किसका है, मैक्स मूलर का है
क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस बिलीव है, ओल्ड रिलीजियस बिलीव है, तो इसके बारे में सबको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा देखिए जो दूसरे यहाँ पर टर्म है जैसे टेलियोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है एक और एसेंशियलिज्म है, इसको भी चलिए मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पर। सो देखिए अब बात करते हैं टेलियोलॉजी की। तो टेलियोलॉजी लियोस मतलब ही होता है गोल या फिर पर्पस, और अगर आप हिंदी में इसका नाम देखो तो प्रयोजन, पूछते नहीं आपके आने का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन मतलब आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो जब हम किसी इवेंट के, किसी चीज़ के गोल या फिर पर्पस को एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टेलियोलॉजी हो जाता है, टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई किचन नाइफ है, ठीक है, किचन नाइफ है, ठीक, और मैं आपसे पूछूं कि इसका टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसका काम है कट करना, इसका पर्पस क्या है, एंड गोल क्या है इसका, कि इसको काटना, किसी चीज़ को कट करना, ठीक। तो वो क्या होगा, इसका टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं अगस्त कोट को पढ़ते हैं, जो कि क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। और ये क्या देते हैं, अपना लॉ ऑफ 3 स्टेजेस देखते हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक। उसमें ये बताते हैं कैसे हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप हुआ। तो पहली स्टेज क्या कहते हैं, पहली स्टेज है थियोलॉजी मतलब जो पूरी तरीके से गॉड रिलीजन पे बेस्ड है, कि लोग केवल भगवान में विश्वास करते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेज बात करते हैं, तो मेटाफिजिक्स ये जो स्टेज है ये गॉड और नेचर के बीच की है, ठीक, कि थोड़ा सा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है लोगों में डेवलप हो रहा है, ठीक। थर्ड स्टेज आती है पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म जो हमने ऊपर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, कि यहाँ पर क्या है, पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में डेवलप हो गया है, लोग अब रैशनल तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है केवल भगवान के नाम पे उसको बिलीव कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एकदम क्वेश्चनिंग, लोग यहाँ पर रेशनैलिटी के साथ, ठीक है, काम कर रहे हैं। ओके, देखिए एसेंशियलिज्म क्या कहता है कि हर इंडिविजुअल, ऑब्जेक्ट, ग्रुप, कुछ इन सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इनको क्या कर पाते हैं, हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जान पाते हैं और इनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में अगर मैन और वुमेन है, ठीक है, तो इनके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इनको पर्टिकुलर जेंडर में क्या कर पा रहे हैं, ग्रुप कर पा रहे हैं। जैसे एथनिसिटी की बात करें, ठीक, तो एथनिसिटी में भी क्या है, कोई किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप से आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वैसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से उसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, मानाइज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 में देखिए आपसे पूछ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल सोशल फैक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू। टोटल सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो इमाइल दरखाइम ने सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। अब इनके नेफ्यू थे, कौन है, मार्शल मॉस, इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया है, टोटल सोशल फैक्ट। और मॉस की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, क्या नाम है, द गिफ्ट। तो ये भी आप लोग यहीं पर रिवाइज कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 848 में देखिए आपसे पूछ रहा है, द एंथ्रोपोलॉजी हु प्रपोज द टर्म कल्चरोलॉजी for anthropology and divide culture into 4 sectors: sociological, attitudinal, ideological and technological, giving primacy to evolution and technology। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 3 हिंट दिया गया है कि आप पहचान जाओ कि किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात हो रही है। पहला हिंट क्या है कि जिसने कल्चरोलॉजी का टर्म दिया है, दूसरा हिंट क्या है, जिसने कल्चर को 4 सेक्टर में डिवाइड करा है, और तीसरा हिंट जो कि बहुत ईजी है और हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन के साथ टेक्नोलॉजी की किसने बात की है। बार बार मैंने आपको बताया है कि कौन है जो एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी की बात साथ में करता है, कौन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, लेस्ली वाइट। बार बार लेस्ली वाइट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको तीन हिंट दिए गए थे, तो आपको कोई भी हिंट अगर पता होता तो आप ये क्वेश्चन कंफ्यूज है। यहाँ पर एल.एच. मॉर्गन के साथ तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, लेस्ली वाइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक। और जिसको नहीं पता था वो तुरंत याद कर ले कि कल्चरोलॉजी का टर्म किसने दिया है, लेस्ली वाइट ने दिया है। कल्चर को 4 सेक्टर में कौन डिवाइड करता है, सोशियोलॉजिकल, एटीट्यूडनल, इडियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कौन करता है, लेस्ली वाइट करते हैं। और एवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी ये तो हर बच्चे को मैंने बार बार आपको बताया है, फॉर्मूला बार बार आपको बताया, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, लेस्ली वाइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा है, द स्टेटमेंट कल्चर इज एन असेंबलेज ऑफ टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू। किसने कहा है कि कल्चर जो है वो क्या है, असेंबलेज है टेक्स्ट का, तो ये किसने कहा है, क्लिफर्ड क्लीव्स ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 में आपसे पूछ रहा है द वर्क विच बेस्ट रिप्रेजेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट मूवमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, बुक देखते हैं, आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, आर्गेनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, राइटिंग कल्चर। देखिए इस क्वेश्चन पे मुझे दो बुक में कन्फ्यूजन है, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड राइटिंग कल्चर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बेस्ट रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस को, तो इस हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाऊँगी, दैट इज़ राइटिंग कल्चर। ये किसकी बुक है? ये बुक है जेम्स क्लिफर्ड और मार्कस की बुक है, जेम्स क्लिफर्ड। ठीक है, जेम्स क्लिफर्ड है ना कि क्लिफर्ड गेट्स, मत समझिएगा, जेम्स क्लिफर्ड और मार्कस की बुक है। सो मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो बुक है उसको देख लेते हैं एक बार, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है? एडमंड लीच की है। देन आर्गेनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ब्राउनिस्लॉ मेलिनोस्की की है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। और आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, ये किसकी बुक है? ये बुक है पेरियर बुर्दो की। ठीक है, पेरियर बुर्दो की बुक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पूछ रहा है परफॉर्मेटिविटी इज अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद, तो ये कॉन्सेप्ट किसके साथ एसोसिएट करता है? जूडिथ बटलर के साथ। लेकिन अब मैंने 2021 या 22 का पेपर आपसे डिस्कस करा था, वहाँ पर यही सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पर बटलर नहीं थे, वहाँ पर ऑप्शन में थे जॉन एल ऑस्टिन। ठीक, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रोपाउंड करने वाले कौन थे? जॉन एल ऑस्टिन थे। ठीक, लेकिन जब देखिए हर कॉन्सेप्ट का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन होता है। ठीक, लेकिन जब हम जेंडर स्टडीज़ में बात करते हैं परफॉर्मेटिविटी की, तो वहाँ पर कौन बात करता है इसकी? जूडिथ बटलर। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कौन जाए? करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? जूडिथ बटलर होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर जूडिथ बटलर के साथ ऑस्टिन भी ऑप्शन में होते तो हम ऑस्टिन के साथ जाते, क्योंकि सबसे पहले परफॉर्मेटिविटी की बात अगर कोई करता है तो वो जॉन एल ऑस्टिन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए आपसे पूछ रहा है द टर्म ब्राइकोलियर इन एंथ्रोपोलॉजी रिफर्स टू। एंथ्रोपोलॉजी में ब्राइकोलियर टर्म का क्या मतलब है? सबसे पहले ये जानते हैं ब्राइकोलियर टर्म दिया किसने? ब्राइकोलियर टर्म दिया है क्लॉडे लेवी-स्ट्रॉस ने। किसने? क्लॉडे लेवी-स्ट्रॉस ने। ओके, ये अपनी बुक देखिए सैवेज माइंड में ये टर्म यूज़ करते हैं। कहाँ पर? द सैवेज माइंड में। किस ईयर में आई थी? इन द ईयर 1962 में। ओके, और वहाँ पर ब्रैकोलेज या फिर ब्रैकोलियर जिसको कहा जा रहा है, उसको कहते हैं कि ब्रैकोलेज ऐसी स्किल है जिसमें जो इंसान जो ब्रैकोलियर होता है उसको अगर हाथ में आप कुछ भी दे दोगे तो वो उससे कुछ रिकम्बाइन करके कुछ नया क्रिएट कर देगा। ठीक, तो ये कहते हैं कि ये जो ब्रैकोलेज होते हैं ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड होते हैं, ये DIY एक्सपर्ट, इनको डू इट योर सेल्फ एक्सपर्ट होते हैं। ओके, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं? DIY एक्सपर्ट होते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं अपनी इसी बुक द सैवेज माइंड में ये ब्राइकोलियर और इंजीनियर, इनको क्या करते हैं? इनको कंपेयर करते हैं। इंजीनियर और ब्राइकोलियर को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। और ये कहते हैं कि जो ब्राइकोलियर होते हैं इनका सैवेज माइंड होता है, और जो इंजीनियर होते हैं इनका क्या होता है? इनका साइंटिफिक माइंड होता है। ठीक है, इनका साइंटिफिक माइंड होता है। ओके, और आगे चल के इनका ये जो कंपैरिजन है ब्रैकोलियर और इंजीनियर का, एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ ब्रैकोलियर ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में कुछ भी आता है तो उससे कुछ बना देते हैं, और लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं उनका क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है तो वो हर चीज़ कंपेयर करके देख के समझ के उसके बाद काम करते हैं। ठीक, आगे चल के जैकॉस डेरिडा जो है वो अपनी बुक किसमें? स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले। ठीक, वहाँ पर ये क्या करते हैं? वहाँ पर ये लेवी-स्ट्रॉस को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि आप ये जो इंजीनियर्स की एक टोटलाइजिंग नरेटिव आप जो क्रिएट कर रहे हो वो सही नहीं है। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एडाप्टेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नॉट स्पेशली कंसीव्ड फॉर अ पर्पस, दैट इज मीन्स एट हैंड। ठीक है, मीन्स एट हैंड, ये ध्यान रखिएगा। ओके,